हेलो बच्चों। कैसे हो? क्या चल रहा है आजकल? पहले पार्ट पढ़ा कि नहीं पढ़ा? और स्कूल में तो स्टार्ट हो गया होगा रियल नंबर्स वगैरह। पहला पार्ट पढ़ो। पहले पार्ट के अंदर मैंने आपको रियल नंबर्स क्या है ये बता दिया है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है ये बता दिया है। एंड अब आगे मैं आज आपको ये बताऊंगा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं इनको यूज करके, इर्रेशनल नंबर्स क्या होता है ये मैंने आपको पहले पार्ट में बता दिया था। लेकिन इर्रेशनल नंबर्स को प्रूव करो कि इर्रेशनल नंबर है वो, ये इस पार्ट में मैं बताऊंगा। एंड रेशनल नंबर्स को डेसिमल एक्सप्रेशंस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देंगे। तो सबसे पहले मैं अपने आप के बारे में बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो बेसिकली मैं एक आईआईटी ग्रेजुएट हूँ, आईआईटी बीएचयू से मैंने पढ़ाई करी है। और मैं एक पढ़ने दो के नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहा हूँ। एंड थोड़ी मेहनत कर रहे हैं हम भी, थोड़ी आप भी मेहनत करो एंड थोड़ा सपोर्ट करोगे तो आई थिंक ये चैनल थोड़ा बड़ा बनेगा धीरे धीरे। तो अभी करंटली मैं 10th क्लास की एक सीरीज बना रहा हूँ जिसमें मैं पर चैप्टर 2 से 3 पार्ट में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। एंड जो भी उसके अंदर मेजर मेजर चीज होगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। सेकेंडली ये एक सीबीएसई लेवल का करिकुलम नहीं होगा खाली, इसके अंदर कुछ टाइम बाद मैं आपको आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चंस भी दिखा रहा हूँ, जो उसके अंदर थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, डिफिकल्ट लगते हैं बच्चों के लिए, वो मैं सिखा रहा हूँ। लेकिन वो क्या होगा ना कि उसके अंदर मैं टाइटल में लिख दूंगा कि इसके अंदर थोड़े से हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चैनल के बारे में समझते हैं। तो ये चैनल का नाम है पढ़ने दो चैनल, करेक्ट, पढ़ने दो। तो बच्चों इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह कर लो, थोड़ा बेल आइकन वगैरह पे क्लिक कर लो। एक यूट्यूबर नहीं हूँ मैं, एक टीचर हूँ, मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा तुम लोगों की जिंदगी बनाना चाह रहा हूँ। तो लेकिन आपका बस एक इतना सा काम है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा अपने जो क्लास में जो आपके बच्चे वगैरह हैं जिनके साथ आप रहते हो, उठते बैठते हो, जो आपके फ्रेंड्स है, जो आपकी फैमिली है, उनको बोलो ये चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि थोड़ा सा मेरे को मोटिवेशन मिलता है चीजों को करने का, ठीक है बच्चों। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का। तो आज अपन क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं। तो आज अपन एक तो पढ़ेंगे पहला कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, ठीक है। सेकंड हम पढ़ेंगे कि इस थ्योरम के यूज करके एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तीसरा हम पढ़ेंगे कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होता है, इर्रेशनल नंबर्स क्या होता है, ठीक है। और √2, √3, √5, √7 ये जो इर्रेशनल नंबर्स है इनको प्रूव करेंगे कि ये इर्रेशनल नंबर्स है, ठीक है। एंड चौथा एंड लास्ट चीज हम पढ़ेंगे कि डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है, इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, ठीक है, इससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। तो यार एक बात बताओ बच्चों, ये पेन है, ठीक है, ये पेन किस चीज से बना है? ये पेन प्लास्टिक से बना है। इस पेन के अंदर एक ये ढक्कन है, इस पेन के अंदर ये वो है जिससे हम लिखते हैं, एक ऊपर नॉब है, इसके अंदर जाओगे तो इंक है, इसके अंदर एक इंक का वो पतला सा लंबा सा होगा जिसके अंदर इंक डालते हैं कि हम लिख सके, ठीक है। तो ये पेन किसी चीज से बना है, जो चीजें मैंने आपको बताई, ठीक है। और इसका एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि कोई भी एक ट्री है, लेट्स से कोई भी एक ट्री है, ठीक है। तो ट्री किस चीज से बना होता है? ट्री वुड से बना होता है, जो उसकी लकड़ी होती है। ट्री में लीव्स होती हैं तो ट्री लीव्स से बना होता है, ठीक है। तो कोई भी जो आपकी चीज होती है ना वो किसी ना किसी चीज से बनी होती है, करेक्ट। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, एनी कंपोजिट नंबर्स कैन बी क्रिएटेड by multiplying multiple prime numbers। तो बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर मल्टीपल प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से बना होगा। फॉर एग्जांपल कोई भी कंपोजिट नंबर लेट से a है,
ये एक मल्टीपल प्राइम नंबर से बना होगा, P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू टिल Pn। तो मतलब जो एक कंपोजिट नंबर है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है कि अगर एक कंपोजिट नंबर है तो वो जिसके मल्टीप्लिकेशन से बना होगा ना, ये सब प्राइम नंबर्स होंगे। करेक्ट। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर ए इज मेड ऑफ मल्टीपल प्राइम नंबर्स। सो मल्टीपल प्राइम नंबर्स P1 P2 P3 Pn हो गया, एंड ए एक कंपोजिट नंबर हो गया, इसको प्राइम नंबर बोल लो। ठीक है बच्चों, तो इसको लिखो, समझो कि कोई भी आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है कोई भी कंपोजिट नंबर आपका मल्टीपल प्राइम नंबर से बना होगा। लिख लिया बच्चों, समझ लिया? चलो आगे चलते हैं, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं 2। सो 2 एक प्राइम नंबर है, लेकिन ये भी किससे बना है? 2 इंटू 1 से। 3 एक प्राइम नंबर, लेकिन ये किससे बना है? ये भी मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर से बना है। 4 2 इंटू 2 प्राइम नंबर करेक्ट। 5 इंटू 1 अगेन प्राइम नंबर से बना है। 6 2 इंटू 3 प्राइम नंबर 1 प्राइम नंबर 2। लेट्स से 5 0 0 5 ये बना है 5 इंटू 1 0 0 1। ठीक है, तो अब आप चेक कर लेना कि 1 0 1 0 1 एक प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है। मेरे को कमेंट्स में डालो कि 1 0 0 1 कोई प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है। ठीक है बच्चों, इसको कमेंट्स में डालो। बाकी मैं तुमको बता देता हूँ, 1 0 0 1 को अगर आप 11 से डिवाइड करते हो तो 11 9 जा 99 1 1 1 जा 11 0, मतलब 1 0 0 1 इज इक्वल टू 91 इंटू 11। ऐसे प्रूव कर लो, 11 1 जा 11 11 जा 99 100 1 0 0 1। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली आपको समझ में आ गया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है। ठीक है, अब आते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसको एग्जांपल से समझते हैं कि एचसीएफ और इधर लिख देते हैं एलसीएम। ठीक है, लेट्स से हमको 6 एंड 20 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है बच्चों, तो 6 क्या है? 2 इंटू 3, और इसको अगर हम पावर के फॉर्म में डालेंगे 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1। ठीक है, 20 क्या है? 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1। ठीक है बच्चों, 6 है 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1, 20 है 2 इंटू 10 2 इंटू 2 इंटू 5 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1। ठीक है बच्चों, अब देखो एचसीएफ, ठीक है, और ये है एलसीएम। ठीक है बच्चों, तो अब अपन ना एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 निकालते हैं। क्या होता है? 6, 20 इज इक्वल टू, और एलसीएम भी निकालते हैं साथ में। एलसीएम ऑफ 6, 20 क्या होगा? ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले ना इसके सारे फैक्टर्स ले लेते हैं। तो एचसीएफ ऑफ 6 इंटू 20 क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 5, और एलसीएम के लिए भी सारे फैक्टर्स ले लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है बच्चों, अब देखो एचसीएफ हो गया, ये इधर एलसीएम हो गया। ठीक है, अब एचसीएफ में ये गांठ मान लो। पहले तो जो भी ये फैक्टर्स होंगे ना एचसीएफ के अंदर, वो दोनों में होने चाहिए। ठीक है बच्चों, वो जो एचसीएफ के फैक्टर्स आप कंसीडर करोगे ना इसके अंदर, वो दोनों में होने चाहिए। तो 2 क्या दोनों के अंदर है? 6 के अंदर भी है, 20 के अंदर भी है। यस, 3 क्या दोनों के अंदर है? 6 के अंदर भी है, बट 20 के अंदर तो नहीं है, तो 3 नहीं होगा इधर। करेक्ट। 5 क्या दोनों में है? 5 इधर तो नहीं है, और इधर है, मतलब 5 भी नहीं होगा। तो मतलब जो एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 होगा वो 2 टू द पावर ऑफ समथिंग होगा। अब ये पावर क्या होगी? दूसरा एचसीएफ क्या होता है? जो लीस्ट पावर है ना इन दोनों के अंदर, वो पावर लिखी जाती है इधर। तो 6 की लीस्ट पावर कितनी है? 1 है, और 20 की लीस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो 1 और 2 में कम कौन सा है? 1 कम है, तो 2 टू द पावर 1, तो बेसिकली 2। तो एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 इज 2। करेक्ट। अब अपन एलसीएम पे बात करते हैं। एलसीएम के अंदर क्या है? ये गांठ मान लो, एलसीएम के अंदर सारे लिखे जाते हैं। तो भाई 6 का क्या है? 2 इंटू 3 है, और 20 का क्या है? 2 इंटू 5 है। तो भाई 2 और 2 तो कॉमन हो गया, तो मैंने एक बार 2 लिख ही दिया है। अब 20 5 लिख दिया, 5 लिख दिया। सेकेंडली अब इसके अंदर पावर्स क्या क्या होंगी?
तो एलसीएम के अंदर जो हाईएस्ट पावर है ना 6 और 20 में वो लिखी जाएगी। तो भाई देखो एलसीएम ऑफ 6 और 20 में 2 की पावर, इसमें तो 1 है और इसमें 2 है, तो हाईएस्ट कौन सी है 2 है, तो इधर 2 लिख दो। ठीक है, अब 3 में, इसके अंदर तो 3 की पावर 1 है, इसके अंदर 3 की कोई पावर है ही नहीं, तो आप 3 को 0 भी मान सकते हो, तो 3 टू द पावर 1 लिख दो। एंड 5 के अंदर इधर 5 की पावर कोई है नहीं, इधर 5 की पावर 1 है, तो इधर 1 लिख दो। तो बेसिकली एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 इज 5 into 3 15 into 4 60। समझ गए बच्चों? इसको जल्दी से दिमाग लगा लो कि एचसीएफ के अंदर लोएस्ट तो होती है पावर, फर्स्ट चीज, सेकेंड चीज कॉमन फैक्टर्स होते हैं। समझ गए? और एलसीएम के अंदर हाईएस्ट तो पावर होती है, हाईएस्ट तो पावर होती है, ठीक है बच्चों, एंड हाईएस्ट तो पावर होती है, लोएस्ट पावर, इधर हाईएस्ट पावर होती है, एंड ऑल फैक्टर्स होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एचसीएफ के अंदर सारे तो हाईएस्ट पावर होगी और ऑल फैक्टर्स होंगे, और एचसीएफ के अंदर लोएस्ट पावर होगी एंड दोनों के कॉमन फैक्टर्स होंगे। अब देखो एक और चीज है कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ एलसीएम को डिवाइड करता है, मतलब हमेशा एलसीएम एचसीएफ को डिवाइड करता है। इसको आप इधर से भी कंसीडर कर सकते हो। भाई एचसीएफ के अंदर देखो लोएस्ट पावर होती है और इधर हाईएस्ट पावर होती है, तो हमेशा एचसीएफ जो है वो एलसीएम से कम होएगा, तो लोएस्ट पावर होएगी तो इससे डिवाइड तो हो ही जाएगी। अब सेकंड कंसीडरेशन क्या होता है, फैक्टर्स। तो इसमें कॉमन फैक्टर होते हैं और कॉमन फैक्टर की भी लोएस्ट पावर होती है। इसमें हम सारे फैक्टर ले लेते हैं और सारे फैक्टर की हम हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो मतलब अगर हमारा इन दोनों के अंदर फैक्टर्स देखे जाएं तो जो एचसीएफ के अंदर फैक्टर्स होंगे वो तो एलसीएम के अंदर होंगे ही होंगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो आपकी फैक्टर्स के जो कॉमन फैक्टर्स होंगे एचसीएफ के अंदर, उसकी जो पावर होगी वो भी एलसीएम की पावर से कम होगी। फॉर एग्जांपल इस केस में देखो एलसीएम के जो एचसीएफ के अंदर जो फैक्टर था वो सिर्फ 2 था, जो एलसीएम के अंदर है तो है ही है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इसकी इधर पावर कितनी है, इसकी इधर पावर 1 है, बट इसकी देखो पावर कितनी है, इसकी पावर 2 है। मतलब एलसीएम के अंदर एचसीएफ वाले फैक्टर की पावर या तो बराबर होगी या ज्यादा ही होगी। ये बात समझ लो, ये बात दिमाग में डाल लो। लेट से 6 की जगह 30 होता तो ये 2 into 3 into 5 हो जाता, और इधर 20 ही होता तो 2 to the power 2 into 5 to the power 1 होता। तो हमारा जो एचसीएफ आता उसमें हम 2 के साथ साथ एक 5 को भी लेते, क्योंकि 5 फैक्टर दोनों के अंदर है और 5 की पावर 1 रहती। एलसीएम हमारा सेम बनता क्योंकि 2 to the power 1 ही रहती, इधर 2 to the power 2 है तो 2 to the power 2 डल जाती, इधर 3 तो 3 रहता ही रहता और 5 तो 5 रहता ही रहता। लेकिन जो पावर है 5 की वो इधर 1 रहती और इधर भी पावर 1 रहती, लेकिन डिवाइड तो भाई कर ही देता ना, एचसीएफ तो एलसीएम को डिवाइड कर ही रहा है ना, क्योंकि 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कट गया, फिर भी आपके पास 2 तो रह ही गया। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो मतलब जो भी एचसीएफ होगा वो हमेशा एलसीएम को डिवाइड करेगा ही करेगा। ठीक है बच्चों, तो आपको एचसीएफ समझ में आ गया, एलसीएम समझ में आ गया, कैसे निकालते हैं। अब एक बार देख लेते हैं 3 नंबर्स का एचसीएफ निकालना, 3 नंबर्स का एचसीएफ निकालना भी चेक कर लेते हैं। तो लेट्स से हमारे पास एक नंबर 6 था, एक नंबर 20 था, चलो एक नंबर 30 और ले लेते हैं। तो 6 क्या है 2 into 3, 20 क्या है 2 into 3 into 5 और 30 क्या है 2 into 3 into 5। करेक्ट, 6 5 जा 30, 2 into 2 into 5, 4 5 जा 20। करेक्ट, तो 6 हो गया 2 to the power 1, 3 to the power 1, 20 हो गया 2 to the power 2, 5 to the power 1 और 30 हो गया 2 into 3 into 5। अब देखो एचसीएफ क्या होगा, जो तीनों में कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको ले लो। अब भाई 2 7 में कॉमन है, 2 3 इसमें नहीं है, इसमें है तो हम 3 नहीं ले सकते, 5 इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है तो हम 5 भी नहीं ले सकते। अब हमने एचसीएफ ले लिया 2। अब भाई इसके पावर क्या होगी, जो सबसे कम पावर है उसको ले लो। इधर पावर कितनी है 1 है, इधर पावर 2 है, इधर पावर 1 है, तो मतलब 1 ले लो। तो एचसीएफ तो हो गया इनका 2। समझ गए बच्चों? अब एलसीएम क्या होगा, एलसीएम
एलसीएम में सारे पावर वाले लेते हैं हम, सारे फैक्टर्स ले लेते हैं हम एलसीएम में, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5। अब 2 की हाईएस्ट वैल्यू क्या है, हाईएस्ट वैल्यू 2 की फैक्टर की 2 है इधर। 3 की हाईएस्ट वैल्यू क्या है भाई, इधर भी 1 है इधर भी 1 है तो 1 हो गई। और 5 की हाईएस्ट वैल्यू क्या है, इधर तो कुछ है ही नहीं, इधर है 5 की 1 इधर है 5 की 1 तो 1 हो गई। तो इसका हो गया 5 3 15 4 60, तो एलसीएम हो गया 60। समझ गए बच्चों। अब एलसीएम तो 60 हो गया, एचसीएफ 2 हो गया, ठीक है। तो 3 नंबर्स का एचसीएफ ऐसे निकल जाता है, एलसीएम ऐसे निकल जाता है। ऐसे ही आप चौथे नंबर का भी एलसीएम निकाल सकते हो। लेट से 100 होता, 2 इंटू 5 10 इंटू 2 इंटू 5 10। इसमें अगेन जो आपका एचसीएफ होता वो 2 ही रहता, कमेंट में बताओ क्यों रहता, और जो एलसीएम रहता वो 5 टू द पावर 2 हो जाता, क्योंकि 5 की पावर इधर 2 बढ़ गई है अपनी, तो 5 टू द पावर 2 हो जाता है। कमेंट में बताओ कि क्यों होता। ठीक है बच्चों, समझ गए हो। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। एक चीज आपने नोटिस करी होगी, एचसीएफ क्रॉस एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, लेट से 6 है अगेन 2 इंटू 3 20 है अगेन 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 5, करेक्ट। अब इसका जो एचसीएफ है, इसका जो एचसीएफ है वो 2 है, जो इसका एलसीएम है वो हो गया 2 टू द पावर 2 4 इंटू 5 20 इंटू 3 60 हो गया। तो 2 इंटू 60 कितना हो गया 120 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कितना हो गया 6 इंटू 20 120 हो गया, मतलब बराबर है। तो कोई भी 2 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करोगे तो वो 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। लेकिन ये चीज 3 नंबर में वैलिड नहीं है। इसको कमेंट सेक्शन में आप चेक करिए, आपको जो भी एग्जांपल दिखाया उनको मल्टीप्लाई करके चेक करिए कि ये 3 नंबर में वैलिड आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है बच्चों, तो अपन ने समझ लिया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है। ठीक है बच्चों, एक बार नोट्स रिवाइज कर लो। कोई कमेंट में कोई दिक्कत आ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है तो आप उसको डालिए कि कमेंट सेक्शन में डालिए कि अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मैं आपको उसके अंदर रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, अब अपन आते हैं, देखो तो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझ ली क्या होती है, हमने ये समझ ली कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। ठीक है, अब जो इसकी एक्सरसाइज है वो अपने घर पे करो। कोई दिक्कत आती है, कोई कंफ्यूजन आती है तो मैं बैठा हूँ कमेंट सेक्शन में डालो। कुछ टाइम बाद मैं सारे एक्सरसाइजेस की आपको वीडियो रिकॉर्ड करके भी यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा। उसको आप क्रॉस चेक तभी करोगे जब आप खुद पहले मेहनत करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, उसके बाद ही आप उन एक्सरसाइजेस पे चेक करोगे उसका आंसर क्या है। ठीक है, एक ना थंब ऑफ रूल, एक थंब ऑफ रूल याद रखिए कि कई क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप ना ये कंफ्यूज हो गए कि एचसीएफ लेना चाहिए हम उसका या एलसीएम लेना चाहिए। ठीक है, तो जो एचसीएफ होता है ना वो इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, और जो एलसीएम होता है ना इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो आप कंफ्यूज हो रहे हो कि एचसीएफ लेना है कि एलसीएम लेना है, तो आप लोग ना थोड़ा सा ना उसको ना थ्योरेटिकली सोचिए कि जो उसका आंसर है वो उन 2 नंबर से कम है कि ज्यादा है। अगर आपको लगता है उन 2 नंबर से आंसर उसका ज्यादा आना चाहिए तब आपको लेना होगा एलसीएम, और अगर आपको लगता है कि उन 2 नंबर से आपका आंसर कम होना चाहिए तब आपको लेना होगा एचसीएफ। समझ गए नहीं समझे बच्चों? तो एचसीएफ और एलसीएम कब लेना है ये बात समझ गए हो। अब आ जाते हैं इर्रेशनल नंबर्स पे। ठीक है भाई, तो देखो तुमको पता है कि √3 जो है वो इर्रेशनल नंबर है, √5 जो है वो इर्रेशनल नंबर है, √7 जो है इर्रेशनल नंबर है। तो भाई ये इर्रेशनल नंबर क्यों है, ये इर्रेशनल नंबर क्यों है, मतलब क्या है कि भाई प्रूव करो ये इर्रेशनल नंबर है। तो मैथ्स तो ऐसी है भाई साहब, मैथ्स में क्या है इसको प्रूव करना है कि इर्रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो इसको प्रूव करने के लिए ना सबसे पहले एक थ्योरम समझते हैं। ठीक है बच्चों, वो तो थ्योरम क्या कहती है ना कि अगर जो p कोई एक नंबर है, p कोई एक प्राइम नंबर है, ठीक है प्राइम नंबर है, वो अगर आपका a² को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, a कोई एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है भाई साहब,
ए कोई एक कंपोजिट नंबर है, तो अगर जो p जो प्राइम नंबर है वो अगर आपका एक कंपोजिट नंबर को अगर वो डिवाइड कर रहा है ना, तो p ना आपका a को भी डिवाइड करेगा। तो ये एक थ्योरम है कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को डिवाइड करेगा। इसका प्रूफ देख लेते हैं। चलो बच्चों, लेट से a जो है, ठीक है, a एक कंपोजिट नंबर है, तो वो होगा p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट 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 इंटू pn। ठीक है बच्चों, नॉट नेसेसरी p1 p2 आइडेंटिकल ना हो, p1 p2 आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो a स्क्वायर होएगा, जो a स्क्वायर होएगा वो होगा p1 इंटू p2 इंटू p3 टिल pn। ठीक है बच्चों, p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू pn क्रॉस p1 इंटू p2 इंटू p3 क्रॉस pn। ठीक है बच्चों, जो आपका a स्क्वायर होगा वो p1 p2 p3 p4 इंटू pn इंटू p1 p2 p3 p4 इंटू pn के बराबर होगा। समझ गए बच्चों, a स्क्वायर आपका इन दोनों के बराबर होगा। ठीक है, अब सेकेंडली भाई अगर आपका ये चीज इन दोनों के बराबर है तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इसको कंसिडर करें तो ये a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है बच्चों, ये p1 इंटू pn तक a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई p1 भी a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, p2 भी a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, p3 भी a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, pn भी a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। समझ गए? अब आपने पहले ही मान रखा है कि जो p है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p कोई ना कोई इस रेंज में होगा। p1 हो सकता है या p2 हो सकता है या p3 हो सकता है या pn हो सकता है। ठीक है, और अगर आपका जो p है वो p1 p2 p3 में से कुछ भी हो सकता है, तो मतलब वो a को डिवाइड कर रहा होगा, क्योंकि आपने a को माना ही है कि वो p1 p2 p3 इंटू pn तक है। करेक्ट, तो अगर आपका जो p है वो a स्क्वायर से डिवाइड कर रहा है, तो जो p है वो p1 p2 या इनमें से कोई एक होगा। अगर वो इनमें से कोई एक होगा तो ये वाली कंडीशन वैलिड होएगी, और ये वाली कंडीशन वैलिड होएगी, तो मतलब p1 p2 a को भी डिवाइड कर रहा है। मतलब अगर p1 p2 आपका a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। तो ये जो आपकी थ्योरम है ये इस तरह से प्रूव हो रही है। अब चलो आ जाते हैं कि प्रूव दैट √3 इज अ रैशनल और इरैशनल नंबर। करेक्ट, तो अब आ जाते हैं प्रूव दैट √3 इज एन इरैशनल नंबर। करेक्ट, तो भाई देखो मैथ्स में क्या होता है ना, कोई भी चीज प्रूव करनी है, √3 इज इरैशनल, प्रूव करिए, इरैशनल ये प्रूव करिए। तो भैया अगर आपको √3 इरैशनल प्रूव करना है ना, तो इसको मान लो रेशनल, लेट √3 इज अ रैशनल नंबर। तो अगर वो रैशनल नंबर होगा तो वो p/q की फॉर्म में होगा, जिसमें q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है भाई साहब, समझ में आ गया भाई साहब? अब तो फिर भाई इस q को उठा के, q बाबा को उठा के इधर ले आओ, तो p इज इक्वल टू √3q। ठीक है भाई साहब, मतलब अगर दोनों को होल स्क्वायर कर दिया, p स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू क्यू स्क्वायर। ठीक है भाई साहब, अब देखो इधर आता है मजा। भाई अगर आपका p स्क्वायर 3 इंटू क्यू स्क्वायर है, तो इससे इंप्लाई ये आता है कि 3 इज डिवाइडिंग p स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है p एंड q। ठीक है, 3 इज डिवाइडिंग p स्क्वायर, तो भाई अपना उस थ्योरम के हिसाब से 3 इज डिवाइडिंग p। तो बाबा अगर p से 3 को डिवाइड कर रहा है तो p को तो आप 3a भी लिख सकते हो। ठीक है भाई साहब, अगर 3p को डिवाइड कर रहा है तो भाई p 3a हो सकता है। अब इस वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो मतलब 9a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, भाई 3 से ये काट दो 3a स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। अब देखो बच्चों, 3a स्क्वायर अगर q स्क्वायर हो गया तो मतलब अगेन 3 is dividing q। भाई अगर 3p को भी डिवाइड कर रहा है और 3q को भी डिवाइड कर रहा है, तो जो हमने ये माना था कि जो p/q है वो कोप्राइम नंबर्स है,
वो कोप्राइम नंबर्स है। कोप्राइम नंबर्स वो होते हैं जो एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकते हो, उनका कोई भी फैक्टर एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकता हो, और फैक्टर तो उसका खुद ही होगा क्योंकि वो एक प्राइम नंबर मान रहे हैं हम। तो मतलब ये हमने माना था, लेकिन निकल तो ये गया कि भाई 3p को भी डिवाइड कर रहा है और 3q को भी डिवाइड कर रहा है। तो भाई जो हमने माना था वो गलत माना था। इसका मतलब यह है कि √3 एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि √3 एक रैशनल नंबर अगर हम मानते हैं तो हमारी इक्वेशन गलत आती है, इसलिए √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये हो गया है बच्चों प्रूफ कि √3 एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, अब इसी चीज को यूज करके ना प्रूव करना कि √2 इज इर्रेशनल और √7 इज इर्रेशनल, और मेरे को ना कमेंट सेक्शन में बताना अगर कोई कंफ्यूजन आता है तो। ठीक है, और बच्चों अगर आपको ये पूरा लिखना है ना तो वीडियो को स्टॉप करके इसका सॉल्यूशन लिख लो, थोड़ा सा रिवाइंड करके इसका सॉल्यूशन लिख लो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि प्रूव दैट 5 माइनस √3 इज इर्रेशनल। भाई अगर आपको इसको प्रूव करना है तो इसको पहले ये मान लो कि ये रैशनल नंबर है, 5 माइनस √3 इज अब इक्वल टू p/q। अगर ये रैशनल है तो भाई ये p/q के फॉर्म में होगा, मतलब √3 इज इक्वल टू 5 माइनस p/q। अब भैया देखो p/q तो एक क्या है आपका, एक रैशनल नंबर है, 5 क्या है आपका, एक रैशनल नंबर है। तो भाई से भाई लड़ेंगे तो भाई तो बनेगा कोई ना कोई, तो मतलब रैशनल से रैशनल घटेगा तो एक रैशनल नंबर ही तो बनेगा, लेकिन √3 तो एक इर्रेशनल नंबर है। अगर √3 एक इर्रेशनल नंबर है और ये तो रैशनल आ रहा है, तो मतलब ये प्रूव हो गया है कि √3 आपका, ये जो इक्वेशन आपने एज्यूम करी थी ये इक्वेशन आपने गलत एज्यूम करी थी, मतलब 5 माइनस √3 इज इर्रेशनल नंबर। तो बच्चों ये भी प्रूव हो गया कि 5 माइनस √3 एक इर्रेशनल नंबर है। अगर हम उसको रैशनल मान के चलते हैं तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। तो बच्चों समझ में आ गया कि रैशनल नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये रैशनल है इर्रेशनल है। और इसको थोड़ा समझिए क्योंकि ये आपके सीबीएसई में 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ जाता है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं रेशनल नंबर्स एंड डेसिमल एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो भाई साहब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी रैशनल नंबर होता है, कोई भी रैशनल नंबर होता है, ठीक है, जिसको हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर हम p/q को डिवाइड करते हैं ना, ठीक है, तो जो डेसिमल है 0. ठीक है, वो रैशनल नंबर तब कहा जाता है या तो वो डेसिमल खत्म हो जाए, जैसे 0.5678 ये डेसिमल खत्म हो गया, या तो वो डेसिमल नंबर खत्म नहीं हुए लेकिन वो नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग हो, कि 5678 5678 5678 एंड सो ऑन। अगर वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग, देखो क्या क्या हो सकता है, एक तो चीज टर्मिनेट कर सकती है, ठीक है, एक चीज रिपीट कर सकती है। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या सी है, मतलब टर्मिनेट भी कर गई और रिपीट भी कर गई, टर्मिनेट भी कर गई और रिपीट भी कर गई, मतलब ये वाला एक ऑप्शन आ गया कि भाई टर्मिनेट भी कर गई और रिपीट भी कर गई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बट अगर वो टर्मिनेट कर रही है तो वो रिपीट नहीं करेगी, कहीं ना कहीं तो खत्म हो रही है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती कि टर्मिनेट भी कर गई और रिपीट भी कर गई। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, टर्मिनेट कर गई लेकिन रिपीट नहीं करी। अगर भाई टर्मिनेट कर गई लेकिन रिपीट नहीं करी तो मतलब ये आपका इक्वेशन बन गई है भाई साहब, वो टर्मिनेट तो कहीं ना कहीं कर गई ना, रिपीट करे चाहे ना करे, मतलब वो एक आपका रैशनल नंबर है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है, भाई रिपीट कर गई लेकिन टर्मिनेट नहीं करी, भाई रिपीट कर गई लेकिन टर्मिनेट नहीं करी, रिपीट कर गई लेकिन टर्मिनेट नहीं करी, मतलब वो डेसिमल रिपीट तो कर रहा है 5678 5678 5678 लेकिन टर्मिनेट नहीं कर रहा, मतलब वो एक रैशनल नंबर है। क्योंकि रैशनल नंबर की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो डेसिमल एक्सप्रेशन उसका रिपीट कर सकता है लेकिन टर्मिनेट ना भी करे तो चलेगा। अब चौथी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, भाई वो रिपीट भी नहीं कर रही है और वो टर्मिनेट भी नहीं कर रही है, मतलब डेसिमल एक्सप्रेशन के आगे वो रिपीट भी नहीं कर रहा है। लेट्स से 0.1011101110 भाई ये रिपीट भी नहीं कर रहा है और ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, तो ये आपका एक इर्रेशनल नंबर है। दिस नंबर इज इर्रेशनल नंबर। समझ में आ गया, नहीं समझ में आया? तो अपन आप समझते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होती है और ये थ्योरम क्या क्या बताती है। तो ये जो डेसिमल एक्सप्रेशंस की थ्योरी है ना,
वो आपकी पी बाय क्यू में क्यूब पे बात कर रही होती है कि क्यूब क्या होगा, कि आपका जो डेसिमल है वो उससे क्या हो सकता है। ठीक है, तो अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं। लेट से हमने एग्जांपल ले लिया 0.85। ठीक है, तो 0.85 जो है वो 85 डिवाइडेड बाय 100 होता है। अब ये देखो, ये डेसिमल क्या है आपका, टर्मिनेट भी कर रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो 85 बाय 100 हो गया। ठीक है, 85 बाय 100 हो गया, तो 100 का कैसे, 100 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 2, 4 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइड बाय 85। तो ये हो गया भाई 85 डिवाइड बाय 2 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2। करेक्ट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से 111 बाय 10 मतलब 1.1। ठीक है, तो ये भी एक आपका टर्मिनेट कर रहा है लेकिन रिपीट नहीं कर रहा, मतलब ये एक आपका रेशनल नंबर है। तो 11 बाय 10 हो गया आपका 11 बाय 2 इंटू 5, तो अगेन 2 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1। एक और एग्जांपल लेते हैं 0.56753। ठीक है, इसको अब आप इधर कर दो, 1 1 2 3 4 5 5 0 6 0। ठीक है, तो ये भाई 100 इंटू 1000 हो गया। ठीक है, तो ये 100 इंटू 1000 हो गया, मतलब 100 इंटू 100 इंटू 10 हो गया। ठीक है, 100 क्या है आपका 2 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2, 100 इंटू 100 क्या होगा 2 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 4 इंटू 10 मतलब 2 इंटू 5, तो 2 टू द पावर 5, 5 टू द पावर 5। ठीक है बच्चों, तो ये अगेन, तो मतलब कोई भी अगर आपका डिनोमिनेटर अगर 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n होगा, कोई भी अगर आपका डिनोमिनेटर 2 टू द पावर 5 टू द पावर m और 5 टू द पावर n होगा, जिसमें m एंड n नॉट नेसेसरी कि सेम हो, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। तो वो आपका डेसिमल एक्सप्रेशन, वो आपका पॉइंट के बाद का एक्सप्रेशन टर्मिनेट कर रहा होगा एंड रिपीट भी नहीं कर रहा होगा। समझ गए बच्चों, नहीं समझे कि m और n अगर आपका अलग अलग है लेकिन वो 2 टू द पावर n 5 टू द पावर n के फॉर्म में है, तो वो टर्मिनेट कर रहा होगा लेकिन रिपीट नहीं कर रहा होगा। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन पे कि लेट से वो 2 टू द पावर n 5 टू द पावर n के तरीके से नहीं है। लेट से इसके बाद कोई 3 टू द पावर n आ गया। ठीक है, 3 टू द पावर r आ गया, लेट से r समझते हैं और लेट से r को 1 करते हैं। ठीक है, तो भाई अपन देखते हैं 5 बाय 3 क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो 5 बाय 3 क्या हो गया 3 5 3 1 जा 3 20 3.36 जा 18 20 1.66। तो बेसिकली 6 देखो बार बार आता रहेगा, मतलब ये आपका रिपीट हो रहा है लेकिन टर्मिनेट नहीं कर रहा है। मतलब अगर 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n के अलावा कोई भी प्राइम नंबर नीचे आता है तो वो रिपीट हो रहा होगा लेकिन टर्मिनेट नहीं कर रहा होगा। तो जो अपनी इधर 3 थ्योरम्स है, ठीक है, पहली थ्योरम क्या कहती है, पहली थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई एक्सप्रेशन, कोई आपका डेसिमल एक्सप्रेशन मान लो 0.ABCDEF, अगर आपका ये टर्मिनेट कर रहा है, टर्मिनेट का मतलब है ये आपका एक पॉइंट पे खत्म हो जा रहा है, सेकेंडली रिपीट नहीं कर रहा है। भाई अगर टर्मिनेट कर गया तो रिपीट तो कर ही नहीं रहा होगा, ये बात तो आपको समझ में आती है। तो उसका जो डिनोमिनेटर है Q वो 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n की फॉर्म में होगा। पहली थ्योरम तो ये कहती है। दूसरी थ्योरम इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि अगर कोई डिनोमिनेटर आपका 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n में होगा तो वो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं टर्मिनेट कर रहा होगा एंड रिपीट नहीं कर रहा होगा। अब तीसरी थ्योरम क्या कहती है भाई, तीसरी थ्योरम ये कहती है कि अगर वो 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n के फॉर्म में डिनोमिनेटर नहीं है और इसके साथ कोई एक थर्ड ऑब्जेक्ट है, इसके साथ कोई एक थर्ड प्राइम नंबर है या मे बी फोर्थ प्राइम नंबर भी है, मे बी फिफ्थ प्राइम नंबर भी है, तो वो कहीं ना कहीं आपका रिपीटिंग आ जाएगा लेकिन टर्मिनेट नहीं कर रहा होगा। जैसा हमने एग्जांपल देखा 3 के केस में। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं हम 7 के केस में। 7 1, अब 0.7 1 जा 7,
10 ले लेते हैं इधर, 37 4 जा 28, इधर 27 2 जा 14, इधर 60 7 8 जा 56, इधर 40 7 5 जा 35, इधर 50 7 7 जा 49, अगेन इधर 1 आ गया, तो भाई ये रिपीट हो गया। ठीक है, तो भाई 142 857, फिर 142 857, ऐसे चलता रहेगा। तो ये कभी भी आपका टर्मिनेट नहीं कर रहा होगा, लेकिन ये रिपीट करना चालू हो जाएगा। तो इसमें देखो एक आध क्वेश्चंस देखते हैं जो आपने ना इसके अंदर एनसीईआरटी के अंदर होते हैं। तो एनसीईआरटी के अंदर भाई देखो आपको देखो समझ में आ गया कि थ्योरम्स क्या कहती है। एक क्वेश्चन देखते हैं बेसिक सा, ठीक है भाई। तो एक क्वेश्चन देखते हैं बेसिक सा। तो भाई ये बताओ कि 17/8 इसका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा? भाई सीधी सी बात है, जो 8 है वो होता है आपका 2 to the power 3 5 to the power 0। भाई ये तो 2m और 5n के फॉर्म में लिखा जा सकता है। मतलब इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा वो कहीं ना कहीं टर्मिनेट कर जाएगा एंड रिपीट नहीं कर रहा होगा। समझ गए बच्चों? अब अपना एक्सरसाइज 1.4 खुद से करिए। कहीं डाउट आता है, कहीं कंफ्यूजन आता है, मेरे से ये क्या नाम है कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं नंबर भी डालूंगा आपके अबाउट सेक्शन में मेरा, आप नंबर पे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो शब्बा खैर, समझ में आ गई चीजें। नमस्ते, सलाम वालेकुम, जो समझो समझ में आ गया। तो भाई इस चैनल को फॉलो करो। ये चैप्टर 1 रियल नंबर का पार्ट 2 था। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसको पढ़िए, इसको पढ़िए, कुछ फोड़िए, कुछ मैं मेहनत कराऊंगा कि आप फोड़ पाओ। एंड अपन दोबारा मिलते हैं चैप्टर 2 पे। थोड़ा सा चीजें मैं भी अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप भी मेरे को मदद करिए इम्प्रूव करने में। कमेंट सेक्शन में क्या चीज आपको समझ में नहीं आ रही है वो डालिए। मेरी डायलेक्ट, मेरा बात करने का तरीका समझ में नहीं आ रहा, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मैं को अगर कुछ और सजेशंस आप देना चाहते हो तो वो आप सजेशंस दे सकते हो। आई एम ओपन फॉर ऑल। ठीक है, चलो बच्चों मिलते हैं। और भाई इस चैनल को प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आगे बहुत सारी वीडियोस मिलेगी जो आपको 10th क्लास का मैथ्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट को क्लियर करने में हेल्प करेगी। धीरे धीरे हम साइंस पे भी आएंगे, लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग हम मैथ से चल रहे हैं। चलो थैंक यू एंड दोबारा मिलते हैं आपको चैप्टर 2 के साथ। बाय, सी यू।